हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 21 और उसकी व्यापक व्याख्या को देखने का प्रयास किया या समझने का प्रयास किया। आज हम लोग उसी के आगे आर्टिकल 22 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 22 कि हम पहले संविधान जो हमारा बेयर एक्ट है उससे पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उसको और समझने को सिंप्लीफाई करें। जो आर्टिकल 22 है वो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। भाषा देखिएगा कैसी है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। उसके बाद कहता है या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से, विधि व्यवसायी वकील के लिए यहाँ पर विधि व्यवसायी टर्म का यूज हुआ है, से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, not shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 22 कहता क्या है। ये मनमानी गिरफ्तारी से रोक करने का प्रयास करता है। मनमानी गिरफ्तारी से रोकने का प्रयास। मनमानी गिरफ्तारी से रोकने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वो क्या करेगा? आर्टिकल 22 व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। ये सुविधा देता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ये पहली व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था हम कहेंगे उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार। और जो हमारा इसी का जो और एक्सप्लेनेशन, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये जो 24 घंटे होंगे जो पेश करने, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। यात्रा का समय शामिल नहीं होगा और अवकाश का दिन भी शामिल नहीं होगा। और ये कहता है कि निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, ना कि जहाँ की पुलिस है या यहाँ का प्रशासन उसको गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करने गया है, वहाँ का निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। ये मजिस्ट्रेट करेगा क्या? ये मजिस्ट्रेट करने का प्रयास करेगा इस व्यक्ति को या तो बेल दे देगा, पहला ऑप्शन कि जमानत दे दे, या फिर पुलिस हिरासत में भेज सकता है, या फिर न्यायिक हिरासत में भेज सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने जब गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके साथ क्या कंडीशन बन सकती है। मजिस्ट्रेट को जब मजिस्ट्रेट गिरफ्तार व्यक्ति को या तो बेल देगा, यानी कि जमानत दे दे, या फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेज दे,
या फिर पुलिस हिरासत में। ये मजिस्ट्रेट काम करेगा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ। अगर उसको लगता है कि मामला गंभीर है और व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया वो दोषी है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। सबूत जुटाने के लिए उसको पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा ताकि पुलिस उससे कुछ बातचीत करके तथ्यों को जोड़ने का प्रयास करे। न्यायिक हिरासत में भेजने का, देखिए दोनों टर्म लगभग सेम ही है हिरासत में, लेकिन यहाँ पर पुलिस अपनी तरीके से, पुलिस हिरासत अपनी तरीके से बातचीत करेगी और यहाँ पर बातचीत का तरीका दूसरा होगा, बस तरीके में अंतर होगा। वो भी कह नहीं सकते क्योंकि जो हिरासत है या जेल है जो, या कारावास है या हवालात, टर्म ही डिफाइन करता है कि वहाँ पर क्या मिलता है। खाने के लिए हवा और लात दोनों का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, तो ये मजिस्ट्रेट कर सकता है इसी को। लेकिन ये जो अधिकार है, ये बेल, जमानत और पुलिस हिरासत, उसके साथ में जो 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं, ये दो प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। ये देखेंगे किसको किसको अधिकार नहीं मिला। ये अधिकार दो व्यक्तियों को नहीं मिले, किसको किसको। एक तो बात करते हैं शत्रु अन्य देशी या निवारक नजरबंदी के केस में। तो हम देखते हैं ये जो अधिकार हैं दो प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। ये जो अधिकार है दो प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिले। कौन कौन से व्यक्ति हैं? अगर कोई व्यक्ति जो शत्रु अन्य देशी है या फिर निवारक नजरबंदी के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी। देखिए शत्रु अन्यदेशी का मतलब यहाँ ये कतई नहीं है कि वो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का नागरिक हो। यहाँ संबंध है जिस देश का, मतलब किसी अन्य देश का भारत के साथ युद्ध अगर चल रहा हो, उस देश के नागरिक को यहाँ पर हम शत्रु अन्यदेशी कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आम परिस्थितियाँ हैं, सामान्य संबंध है, युद्ध की स्थिति नहीं है, तो जो पाकिस्तान का नागरिक है उसको भी जो हमारे देश का नागरिक है उसको उसके जैसे ट्रीट किया जाएगा। मतलब उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट अपना वही काम करेगा, या तो बेल दे देगा या तो हिरासत पे भेज देगा। लेकिन निवारक नज़रबंदी एक केस है, या इसका अपवाद कह सकते हैं। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 4 में बात की जाती है इसकी। निवारक नज़रबंदी आर्टिकल 20 क्लॉज 4 में ये कहने का प्रयास किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति जिसके भाषण से या जिसकी जनता के बीच में जाने से एक विद्रोह, राइट्स, इस तरीके की कुछ समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही, मतलब लॉ एवं ऑर्डर पर एक प्रकार से जो बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और उनको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो यह होगा क्या, जो निवारक नज़रबंदी के, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, हालांकि वो पहले से ही अभिन्न अंग था, लेकिन उसके जो स्पेशल प्रोविजन थे उसको समाप्त कर दिए गए। तो जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर थे, अलगाववादी टाइप के या और अन्य लीडर, महबूबा मुफ्ती टाइप में, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये जो अब्दुल्ला भाई सब लोग थे, इनको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया और निवारक नज़रबंदी के तहत उनको कई माह तक जेल के अंदर रखा गया। तो इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे, ये जो निवारक नज़रबंदी होगी इसी को एक्सप्लेन करने का अब हम प्रयास किए जाएंगे। हमने बात की केवल आशंका के आधार पर कि ये व्यक्ति अगर पब्लिक में जाएगा तो इससे विद्रोह या राइट्स फैल सकते हैं, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है।
लेकिन इसके संदर्भ में 4 तथ्य जो हम लोगों को याद कर लेने चाहिए कि ये जो निवारक नज़रबंदी के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति के बाहर रहने से राज्य की सुरक्षा का खतरा हो, राज्य की सुरक्षा का खतरा हो, उसके साथ में विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध जो है वो बिगड़ने की संभावना हो, मित्रतापूर्ण संबंध बिगड़ने के चांस हो, और उसी के साथ हम देखेंगे लोक व्यवस्था में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही हो, और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ। तो ये 4 परिस्थितियां निवारक नज़रबंदी, तो जो जम्मू कश्मीर में किया गया वो इसके तहत किया गया, और इसमें केवल एक आधार नहीं, ये भी आधार था। लेकिन किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत, उसको केवल 3 माह के लिए ही, मतलब अधिकतम जो सज़ा, अधिकतम निवारक नज़रबंदी की जाएगी वो 3 माह के लिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय के लिए उसको नज़रबंद रखना है या जेल में रखना है तो उसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी। ये जो समिति होगी उसमें हाई कोर्ट के जज होंगे, उसके साथ साथ में कोई भी एक्स जज होगा हाई कोर्ट का, एक्स हाई कोर्ट जज होगा, मतलब जो रिटायर हो गया हो, और जो तीसरा व्यक्ति होगा हाई कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। तो हम यहाँ पर देखेंगे समिति में 3 मेंबर होंगे, हाई कोर्ट का जज, उच्च न्यायालय का, और कोई भी रिटायर हाई कोर्ट का जज, और उसके साथ साथ में हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। हम हाई कोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हमारा आगे 226 आर्टिकल पहुंचेंगे, या उसी के आसपास में जब हम राज्य के बारे में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम निवारक नज़रबंदी पढ़ लेते। ये अगर पुष्टि कर दे, ये समिति अगर पुष्टि कर दे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत, उस व्यक्ति के बाहर आने पर अभी भी समस्या हो सकती है, तो उसको आगे के समय के लिए भी निवारक नज़रबंदी किया जा सकता है, जितना बोर्ड सुझाव दे, मतलब जितने दिनों का बोर्ड सुझाव देगा उतने दिनों के लिए निवारक नज़रबंदी की जा सकती है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 था। आर्टिकल 23 भी पढ़ने का प्रयास करते। क्या है आर्टिकल 23 और 24? ये दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ये बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 जो है वो कहता है मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा, उसके साथ साथ में बेगार की मनाही की जाएगी, और उसके साथ साथ में बलात्श्रम, फोर्स लेबर, मतलब जमींदार साहब के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है जो बालक हैं उनको खानों में, कारखानों में, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर संकट हो, मतलब एक प्रकार से खतरनाक खानों में और माइंस में वहाँ पर काम करने के लिए मना करेगा। तो आर्टिकल 23 समझने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 को समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का कहने का प्रयास करता है मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा,
और उसके साथ साथ में और क्या नहीं होगा, बेगार की मनाही होगी, और उसके साथ साथ में किस चीज़ की बात करता है, यहाँ पर बलात् श्रम की भी मनाही करता है। मनुष्यों का दुर्व्यापार का संबंध किससे है? मनुष्यों का दुर्व्यापार का संबंध है बुरे उद्देश्य से मनुष्यों की, मतलब महिला या पुरुष की खरीद फरोख्त। बुरे काम का उद्देश्य क्या है? बुरे काम का उद्देश्य ये है कि किसी महिला को फोर्सली वो काम करने के लिए बाध्य करना जो उसकी इच्छा के अगेंस्ट हो। इस तरीके से हम देखेंगे मनुष्यों के दुर्व्यापार में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं की खरीद बिक्री नहीं होगी। इसी आर्टिकल में बातचीत की जाती है। वेश्यावृत्ति की उद्देश्य से महिलाओं की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। उसी के साथ हम देखेंगे दासों के उद्देश्य से, दास बनाने के उद्देश्य से महिला पुरुष की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। उसी के साथ हम देखेंगे बंधुआ मजदूरी के उद्देश्य से महिलाओं और पुरुषों की खरीदारी नहीं की जाएगी। उसी के साथ हम और देखेंगे देवदासी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिए देवदासी टर्म का उपयोग होता है। ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा, प्राचीन और मध्यकाल तक, लगभग स्टार्टिंग में। ये एक ऐसी प्रथा थी, प्रारंभ में जो लड़कियां होती थी, महिलाओं की, जो महिला के माता पिता थे वो यानी कि पेरेंट्स जो थे, अभिभावक थे, वो मंदिर को दान में दे देते थे अपनी पुत्री का या अपनी लड़की का। और उनका उद्देश्य होता था कि ये जो लड़की है या बच्ची जो है ये मंदिर की जो भगवान की सेवा, जो मंदिर में स्थापित भगवान है उनकी सेवा करेगी, उनके मनोरंजन का काम करेगी। तो यहीं से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन समय के साथ उद्देश्य इसका कुछ और था, लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्य में परिवर्तन हुआ। उद्देश्य ये इन्हीं महिलाओं का शोषण होने लगा जो वहाँ का पुजारी वर्ग था, इन्हीं के साथ में इनका रेप जैसी घटनाएं घटने लगी। तो ये एक प्रकार से दुर्व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी। तो इसी में मनाही की गई है कि देवदासी बनाने के उद्देश्य से किसी महिला की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। तो ये हमारा मनुष्यों के दुर्व्यापार से संबंधित था। और हम यहाँ पर बेगार और बलात् श्रम में भी बातचीत कर लेते हैं। क्या बलात् श्रम का मतलब है टर्म से बलपूर्वक, फोर्सली काम करने की इच्छा ना होने पर भी, मतलब काम की इच्छा नहीं है, काम की इच्छा ना होने पर भी काम करने के लिए जबरदस्ती बाध्य करना, बलात् श्रम आता है। और बेगार का मतलब है बिना उचित भुगतान किए, मतलब किसी व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक था, काम करा दिया, लेकिन बिना पेमेंट के या उसको उचित पेमेंट नहीं किया। जैसे कि सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 200 रुपये एक दिन की है और उसको 20 रुपये या 50 रुपये दे के या फिर कुछ राशन दे के, अनाज, गेहूँ, चावल दे के उससे काम करा लिया गया। तो इस तरीके के जो सिस्टम है वो बेगार की मनाही और ये बलात् श्रम की मनाही करने की बात करता है। तो आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्यों के दुर्व्यापार, बेगार की मनाही करता है और उसके साथ साथ में बलात् श्रम की मनाही की बातचीत करता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। इसका एक अपवाद क्या है? अपवाद है जनहित में मनुष्यों का दुर्व्यापार किया जा सकता है। जनहित में मतलब कि कम मजदूरी पर उनसे काम कराया जा सकता है सरकार के द्वारा, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, युद्ध की स्थितियाँ चल रही हो तो उनको कम सैलरी या बिना सैलरी के भी काम कराया जा सकता है। तो अपवाद इसका देखेंगे। तो हम यहाँ पर आर्टिकल 23 के बारे में आज डिस्कस करने का प्रयास किया। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 24 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।